नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। मेरे ख्याल से ये फिफ्थ लेक्चर होगा मेरा। और हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, जनरल एक्सप्लेनेशन। ये सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक है। इसको हम तीन पार्ट में बनाएंगे। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे 6 to 29। पार्ट बी में मैं डिस्कस करूंगा 29A to 52A। और बीच में कुछ प्रोविजंस हैं कॉमन इंटेंशन को लेकर के, वो हमारा 34 से लेकर के 38 तक का। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोविजन को। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम डिस्कस करें, जो हमारे प्रोविजंस हैं 6 to 29, इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्री के लिए वो 8 है। सेक्शन 8 में जेंडर डिफाइन है, सेक्शन 11 में पर्सन डिफाइन है, 12 में पब्लिक डिफाइन है, 18 में इंडिया, 19 में जज, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, 21 में पब्लिक सर्वेंट, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 में रॉन्गफुल गेन एंड 24 में डिसऑनेस्टली, 25th में फ्रॉडुलेंटली एंड 28 में काउंटरफीट एंड 29 में डॉक्यूमेंट। ये प्रोविज़न इम्पोर्टेंट हैं और सेक्शंस बेस क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो इसलिए आपको इस डिस्कस करना हो, याद रखना होगा कि कौन से सेक्शंस में और कौन से टर्म्स डिफाइन हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर एक हमारा है, सेक्शन 6 हैं, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हमारे पार्ट 4 में दिया गया है। दिस इज नोन एज द जनरल एक्सेप्शंस। उस जनरल एक्सेप्शंस को 76 से लेकर के 106 तक सुपर सीड प्रोविजन में रखा गया है, सुपर सीड पोजीशन में रखा गया है। और आईपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी ऑफेंस डिफाइन है वहाँ पर, उन सभी को जनरल प्रोविजन के अंडर में ही रखा गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exception, though these exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। तो अगर सपोज दैट हम बात कर रहे हैं मर्डर की, तो मर्डर में भी अगर माना जाएगा कि वो मर्डर का जो प्रोविजंस है, जो डेफिनेशन है 300 में, या जो पनिशमेंट है 302 में, वो पूरा का पूरा 76 से लेकर के 106 के अधीन ही है, उसी के अंडर है। तो अगर किसी पर्सन ने किसी की डेथ कॉज कर दी है और वो 7 ईयर से कम एज का है, तो उसे एक्सेप्शन के तहत माना जाएगा और 82 अप्लाई हो जाएगा, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो यही ये कहना चाह रहा है कि वो प्रोविज़न जो है सबसे सुप्रीम होंगे और उसी के अधीन सभी कुछ रहेगा। यहाँ पर एक दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है। अगर ए हम देखें तो द सेक्शंस इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, बट the definition ought to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 year of age। तो दैट मीन्स अगर हम एक्सप्लेन करें 319 को, जहाँ पे हर्ट डिफाइन है, तो कहा गया कि हु इज कॉजिंग हर्ट शैल बी पनिश फॉर दिस। उसके लिए जो प्रोविजंस हैं 303 में पनिशमेंट है उसके लिए, हर्ट के लिए। तो लेकिन यहाँ पर कहा गया, अगर उसको हम जनरल जो हमारा जो है 76 से 106 तक, यदि उसको हम साथ में लेकर के पढ़ें, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन हु इज कॉजिंग हर्ट शैल बी पनिश फॉर द 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, जो भी वहाँ पे पनिशमेंट दिया गया हो। लेकिन इफ द चाइल्ड इज बिलो देन 7 ईयर शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर दिस टर्म्स। तो वहाँ पे हम उसको एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे, भले ही वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लिखा हो। अगर हम कहें कि कोई पर्सन है किसी के डेथ कॉज करेगा विथ इंटेंशन, तो वो मर्डर के लिए पनिश होगा, लेकिन वो 7 साल से कम होगा तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो हमें जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, बेसिक ऑफेंसेस डिफाइन हैं, उसके साथ हम जनरल एक्सेप्शन अवश्य पढ़ेंगे।
यदि कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी को गलती से अरेस्ट कर लिया है, मैलाफाइड इंटेंशन से अरेस्ट कर लिया है, तो वो दोषी होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। लेकिन यदि उसने गुड फेथ में कन्विंस किया है तो 76 वहाँ पे हम जो है एक साथ पढ़ेंगे कि यदि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अरेस्ट किया है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। नथिंग इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय दैट पुलिस ऑफिसर इफ ही हैज डन अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये सब प्रोविजंस आपको एक साथ पढ़ने होंगे, ये वहाँ पे इनहेरेंट होगा, भले ही वहाँ पे लिखा नहीं गया है। इसी तरह यहाँ पे दिया है जो आपका बी है इलेस्ट्रेशन, इसमें क्लियर है कि अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड्स जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर। तो यहाँ पर किसी तरह उसने जेड को अरेस्ट कर लिया है जो कि मर्डर के लिए एक्यूज है वो, और यहाँ पर हियर इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू अप्रीहेंड जेड, क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड है तो उसे 76 का बेनिफिट मिलेगा। तो जहाँ पर कोई पर्सन लॉ के द्वारा बाउंड है, कोई कार्य किया है तो उसे कोई ऑफेंस नहीं किया है, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अपने आप को बाउंड बाई लॉ समझ रहा है, तभी जो है वो ऑफेंस उसके द्वारा किया गया नहीं माना जाएगा। तो सभी कुछ जितने भी ऑफेंसेस हैं सब जनरल एक्सेप्शन के अधीन ही माने जाएंगे। ये 6 में कहा गया, कभी कभी प्री में पूछा भी जाता है। फिर हम 7 की बात करते हैं तो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर कहा गया कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, कहीं भी कोई चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, किसी भी सेक्शंस में, किसी भी प्रोविजंस में अगर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पे की गई हैं तो वो एक्सप्लेनेशन हर एक प्रोविज़न के साथ माना जाएगा जब तक कि जो है एक्सप्रेसली मना न किया गया हो। जैसे अगर क्रुएल्टी हम देख रहे हैं कि क्रुएल्टी हमारी कहाँ डिफाइन है 498A में, उसके साथ एक जो है चीज़ें हैं वहाँ पे 498A में एक्सप्लेनेशन है और उसी के साथ क्रुएल्टी हमारी डिफाइन है। तो वो एक्सप्लेनेशन अब हर एक सेक्शन में अप्लाई होगा। अगर कहीं भी क्रुएल्टी टर्म्स यूज किया गया पूरे आईपीसी में तो उसकी वहीं सेम मीनिंग होगी। तो किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी प्रोविजन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन कहीं दिया गया है, किसी भी सेक्शंस में दिया गया है, तो वो हर एक सेक्शन में लागू होगा जब तक कि वहाँ पे कोई स्पष्ट चीज़ें अलग से ना दी गई हों। तो अगर कहीं मना किया गया तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज एक बार वंस द टर्म्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन ईच एंड इन एनी सेक्शंस दैट वुड बी हैव द सेम मीनिंग इन एवरी एंड all the provisions of the Indian Penal Code। और हमारे पास सेक्शन 8 है जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि हमारे जितने भी ऑफेंसेस हैं जो डिफाइन हैं वो सभी जो है मैस्कुलिन जेंडर में डिफाइन हैं, और तो वहाँ पे वो मीनिंग, इसका मतलब ये है कि केवल मेल ही ऑफेंस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि इट दैट ऑफेंस इज ओनली फॉर द मैस्कुलिन जेंडर, तो ऐसी बातें नहीं हैं। ही में वहाँ पे सी भी आ जाएगा, तो वहाँ पे जो है फेमिनिन जेंडर भी अप्लाई होने लगेगा। तो कोई भी ऑफेंस है जैसे कोई हर्ट कॉज करता है तो वहाँ पे लगता है कि जैसे कोई मेल के लिए ही वो जो है डिनोट कर रहा है, बट ऐसी बात नहीं है, वो फीमेल के लिए भी है जब तक कि एक्सप्रेसली जो है मैन टर्म्स न आया हो। तो एक्सप्रेसली मैन आया है तब तो होगा कि हाँ जो है दिस इज ओनली फॉर दी मैस्कुलिन जेंडर, अदरवाइज ही है तो ही दैट मीन्स ही टर्म्स ऑल्सो इंक्लूड सी, तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए वो यूज है। इसके बाद जब नेक्स्ट देखते हैं हमारा तो 9 है। 9 में नंबर डिफाइन है और कहा गया कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number but unless the contrary appears from the context। यहाँ पर एक बात है, जितने भी ऑफेंस डिफाइन है इसके बारे में मैं भी कहना चाहूँगा, जितने भी ऑफेंस हमारे यहाँ डिफाइन हैं, हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं, सब सिंगुलर नंबर में ही डिफाइन हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफेंस केवल एक पर्सन ही कर पाएगा, वो ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं, मोर देन वन पर्सन भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है कि जहाँ पर लगता है कि सिमिलर नंबर के लिए ही ऑफेंस डिफाइन है, वो प्लूरल नंबर भी अपने आप में समाहित करता है। अब जैसे हम 302 को देखें तो वहाँ पर लिखता है हु एवर कमिट्स, इसका मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए कहा गया है ये बातें। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जो है मोर देन वन पर्सन कैन नॉट कमिट द मर्डर, वो भी कर सकते हैं। तो सिमिलर नंबर में भी जो है प्लूरल नंबर माना जाएगा। अब प्लूरल नंबर में भी जो है सिमिलर नंबर माना जाएगा, लेकिन यदि कुछ अपोजिट बातें कही गई हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन में, तो वहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे मोर देन वन पर्सन होने चाहिए। तो वो वहाँ पे चीज़ें क्या हैं, दिस इज मेंशन फॉर द प्लूरल नंबर, तो वहाँ पे सिंगुलर नंबर अप्लाई नहीं होगा। तो जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं वहाँ पे वही अप्लाई होगा, तो वहाँ पे जो है ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी। लेकिन अदरवाइज जनरल सेंस में जो है सिमिलर नंबर में प्लूरल नंबर काम करेगा, प्लूरल नंबर में जो है सिमिलर नंबर काम करेगा, वो उसी में जो है इंक्लूड माना जाएगा। इसके बाद 390 भी हमने एक रखा है, हु एवर कॉज बॉडली पेन। तो हु एवर कॉजेज मतलब यानी दिस इज ऑल्सो डिफाइंड इन ए सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ पे भी जो है इसका मतलब कि मोर देन वन पर्सन भी सिंपल हर्ट कॉज कर सकते हैं, तो क्योंकि उसमें वो भी इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 में दो टर्म डिफाइन है, मैन एंड वीमेन। तो मैन और वीमेन का कहा गया है, देखिए मैन डजंट इंक्लूड वीमेन एंड वीमेन डजंट इंक्लूड मैन। बस इतना कहा गया कि द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो किसी भी एज का कोई व्यक्ति है वो इसमें इंक्लूड होगा। ध्यान रखना, मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि सेक्शन 6 हमारा कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब हमारे जनरल एक्सेप्शंस के अधीन होंगे। तो जहां पर मैन की बात करता है तो वो किसी भी एज का मैन है, तो मर्डर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यदि 7 ईयर से कम का है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा जो है पार्ट 4 अप्लाई होने लगेगा वहां पर। वीमेन के बारे में भी कहा गया कि वीमेन डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। बात करते हैं 11 की। 11 में पर्सन डिफाइन है और पर्सन के बारे में कहा गया है। तो पर्सन डिफाइन नहीं है, दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो पर्सन में जो हमारे पर्सन जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो नेचुरल पर्सन है वो तो है ही, उसके साथ कुछ लीगों को और भी इसमें समाहित कर देता है। दिस इज द आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज द लीगल पर्सन। दिस इज कौन है, ये कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन्स है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है, इनकी जो है लीगल बॉडी होनी आवश्यक नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हैं, बॉडी ऑफ पर्सन भी हैं, तब भी वो पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। क्योंकि और अब मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे आईपीसी में वाइकेरियस लायबिलिटी लागू नहीं होती है। तो जो जो ऑफेंस करेगा वो उसके लिए जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे कई डॉक्ट्राइन भी हैं, वो हम जब पढ़ेंगे 34, 149 तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पर्सन के अंतर्गत हमारा जो हम पर्सन हैं, जो प्राकृतिक पर्सन हैं और जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो सभी इसमें आते हैं। तो नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन बोथ इंक्लूड। पब्लिक टर्म्स यूज किया गया है। पब्लिक का मतलब हम समझ रहे हैं कि एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो प्री का क्वेश्चन है कि पब्लिक में क्या शामिल है, द वर्ड इन पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, दोनों चीज़ आती हैं, दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद क्वीन को रिपील कर दिया गया है, यहाँ पे है बाई AO 1985, दिस द एक्ट है। तो यहाँ पे एडॉप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1950 के तहत जो है ये प्रोविजन रिपील कर दिए गए हैं। उसके बाद सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है 14 में। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो दो चीज़ें हैं, आइदर दैट पर्सन अपॉइंटेड या एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दी अंडर द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया है या उनकी अथॉरिटी से किसी अन्य व्यक्ति ने उसको अपॉइंट किया है, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा है, गवर्नमेंट मीन्स जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, यदि वो स्टेट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ पे, तो सेंट्रल सर्वेंट माना जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं
तो 15 में डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, समाप्त कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये भी समाप्त हो गया है, 1937 से इसको रिपील कर दिया गया है। फिर 17 में गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जैसा भी केस होगा ऐसे केस में भी उसे उस सेंस में इंटरप्रेट किया जाएगा। इंडिया की बात करते हैं तो इसमें अभी लिखा हुआ है कि जो है ये जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं करता है, बट अभी हमें पता है कि हमारी आईपीसी जो है 31 अक्टूबर 2019 से ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गई है। तो अब यहाँ पे इंडिया की जो डेफिनेशन है वो मायने नहीं रखती है। 19 में जज को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है, हालांकि जज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो डेफिनेशन यहाँ पे है वो बहुत ब्रॉड सेंस में है। दिस इज दैट मीन्स द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल। तो पहली बात यह है कि जो जज के रूप में अपॉइंटेड है, डेजिग्नेटेड हैं, वो तो जज हैं ही, लेकिन इसके अलावा जिनको कुछ पावर मिले हैं वो जो है किस लिए जो है लॉ के द्वारा जो है कि वो कोई लीगल प्रोसीडिंग वो करें, चाहे वो सिविल होगा चाहे क्रिमिनल होगा, और उसमें क्या करेंगे वो उसमें जो है डेफिनेटिव जजमेंट देंगे, या जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, यदि उनके अगेंस्ट में अपील नहीं होती है तब भी उनका जजमेंट फाइनल हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, या द जजमेंट विच इज कन्फर्म्ड बाई सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, यानी कुछ ऐसे कोर्ट हैं जो जजमेंट दे देंगे बट वो जजमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, जब तक कि उनकी हायर कोर्ट उसको जो है अप्रूव नहीं करती है, कंफर्म नहीं करती है। जैसे हम बात करते हैं सेशन जज के बारे में, सेशन जज जब देता है जब फांसी की सजा देता है, दिस इज दी कैपिटल पनिशमेंट, तो वो इन्फोर्सिएबल तभी होगा जब सीआरपीसी के सेक्शन 366 में हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती है, तो वहाँ पर सेशन कोर्ट भी जज माना जाएगा, भले ही बिना अप्रूवल के उसके डिसीजन का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर उसको उसे भी जज माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है कि हु इज वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। इसका मतलब कि सिंगल पर्सन जो जज के रूप में दे रहा है डिसीजन वो तो है ही, जहाँ पर कोई बेंच बनी है, जहाँ पर मोर देन वन पर्सन काम कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग दी एडजुडिकेटिंग फंक्शन, तो वहाँ पर वो भी जज माने जाएंगे। तो जो जज के रूप में काम कर रहा है वो तो जज है ही, इसके अलावा और पर्सन को भी जज के रूप में माना गया है जिनके डिसीजन अंतिम हैं या जिनके अगेंस्ट में अपील नहीं भी प्रोविजन है फिर भी डिसीजन अंतिम है, और या कोई अप्रूवल होगी तब अंतिम होंगे या अपील होगी आगे फाइनल होगा तब अंतिम होगा, जो भी होगा फाइनल होगा, वो सभी जज के रूप में यहाँ पर 19 में माने गए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, कभी प्री में जो है यही एग्जाम्पल उठाकर पूछ देता है। तो अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज। ये जो एक्ट है वो हमारा है बंगाल टेनेंसी एक्ट है 1859 का, वहाँ पे कलेक्टर को एडजुडिकेटरी पावर दिया गया था उस एक्ट के थ्रू, तो उसे वहाँ पे जज माना गया है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है वो कहा गया कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। तो कोई जज है जिसके पास पावर है, उसका डिसीजन भले ही अपीलेबल हो या अपीलेबल न हो कोई मतलब नहीं है, उसे फाइन देने के पावर हैं, उसे इम्प्रिजनमेंट देने के पावर हैं, तब भी वो जज माना जाएगा। तो हमने सीआरपीसी में देखा है कि बहुत से डिसीजन है जो कि अपीलेबल नहीं है, तो जो अपीलेबल नहीं है इसका मतलब कि वो उसको पास करने वाला व्यक्ति जज नहीं है, ये बात नहीं है। तो डिसीजन अपीलेबल हो या नहीं हो इससे जज होने या न होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि यदि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 100 रुपये का फाइन देता है तो अपील नहीं होगी, 3 मंथ की सज़ा जो है आपकी हाई कोर्ट देगी जो है तो उसमें अपील नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिया गया, 3 मंथ की सज़ा जो आपका सेशन कोर्ट है वो देगा तो अपील नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं, तो फिर भी वो जज ही माना जाएगा क्योंकि उसका डिसीजन फाइनल होगा, इन्फोर्सिएबल होगा। उसके बाद अ मेंबर ऑफ अ पंचायत which has power under regulation 7 of 1816 of the Madras Code to try and determine suit is a judge। तो मद्रास कोड का एक एक्ट है 1816 का, वहाँ पे पंचायत को भी कुछ पावर था
तो वो भी जज वहाँ पे माने गए क्योंकि उनके डिसीजन इन्फोर्सिएबल हैं और फाइनल हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. This is very important illustration for the pre-examination. तो जहाँ पर एक मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है केवल मामले को ट्रांसफर करने के अधिकार है, तो वो जज नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि उस पर्टिकुलर मामले में भले ही वो जज होगा, वो अलग बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर मामले में जो है वो जज नहीं माना गया है। तो जहां पर एक मजिस्ट्रेट के पास ये है कि वो किसी विशेष चार्ज के संबंध में वो केवल मामले को ट्रांसफर कर देता है, वो खुद ट्रायल नहीं कर सकता, तो ट्रांसफर करता है तो उस मामले में वो जज नहीं है। अब हम बात करते हैं सीजीएम की, क्योंकि सभी कोई भी मामला होता है, क्रिमिनल मामला होता है तो पहले सीजीएम के पास जाता है, सीजीएम उसको देखता है, तो चार्ज फ्रेम करने के बाद या बिना चार्ज फ्रेम करने के बाद जैसा मामला होता है उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को कमिट कर देता है, वो भेज देता है। देखता है कि मामला 302 का है, सेशन ट्रायल है, तो सेशन को भेज देगा। मामला जो है जो मजिस्ट्रेट है जेएमएफसी है उसको भेज देगा। तो लेकिन वो ट्रायल कर सकता है, ऐसी बात नहीं, वो चार्ज भी फ्रेम कर सकता है। तो जब चार्ज फ्रेम कर सकता है तो वो जज है, लेकिन वो जहाँ वो चार्ज भी नहीं फ्रेम कर सकता, केवल चार्ज को देखते हुए इन रिस्पेक्ट टू द चार्ज ही कैन कमिट द केस बिफोर द एप्रोप्रिएट जजेस, तो वहाँ पर जो है वो उसको जज नहीं माना गया है। लेकिन सीजीएम की जब हम बात करेंगे, सीजीएम के सामने मामला आता है, वो दोनों पार्टी को सुनता है, उसके बाद चार्ज फ्रेम करता है, तब वहाँ पे वो जज माना जाएगा। लेकिन वो जहाँ पे चार्ज फ्रेम नहीं करता है, केवल मामला उस पर पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है और देखता है कि सेशन ट्रायल है, कुछ नहीं बोलता, उसमें मामले को कमिट कर देता है, तब जो है वहाँ पे जज नहीं माना जाएगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया गया है वो बहुत क्लियर दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि उसमें जरा भी सुनवाई करता है तब जो है वो जज होगा। अगर हम जो डेफिनीशन, ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करेंगे। अब देखिए वहाँ पे जज था, जज का मतलब है वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन के पास है जिसके पास एडजुडिकेटरी पावर दिए गए हैं और जिसके डिसीजन फाइनल होंगे, इन्फोर्सिएबल होंगे, भले ही वो अपीलेबल हो या अपीलेबल न हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्यायालय की, तो द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। तो जहाँ पर एक व्यक्ति को जुडिशियल कार्य करने के पावर दिए गए हैं और जब वो जुडिशियल, नंबर एक, नंबर दो, अ बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, तो जहाँ पर एक से अधिक पर्सन को जो है दिए गए हैं पावर कि वो भी न्यायिक कार्य करे, जुडिशियल फंक्शन करे। तो जब ऐसे पर्सन जुडिशियल फंक्शन कर रहे हों तब वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माने जाएंगे, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति है वो जज है और वो सुनवाई कर रहा है, तब वो अपने आप में कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। भले ही वो किसी मकान में सुनवाई करे या किसी फील्ड में सुनवाई करे, वो कोई मतलब नहीं है। तो जज का दरबार जहाँ लगा हुआ है, सिंपल सेंटेंस में मैं कहूँगा कि जज का दरबार जहाँ भी लगा हुआ है और जहाँ पर भी वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। उसके लिए सेटअप होने की आवश्यकता नहीं है, कोई मकान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई कमरा होने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यायालय के लिए कोई रूम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता क्या है कि एक व्यक्ति जज हो और वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा हो, बस तो वो जज, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। तो अब पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ द मद्रास कोड, अब वहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उनके पास पावर भी था, ट्राई एंड डिटरमाइन द सूट, तो वहाँ पे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गए। इसके बाद 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। 12 यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, 12 तरह के लोग जो है पब्लिक और सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। इसको आप एक बार पढ़ना होगा और माइंड में बैठाना होगा कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, इसको आपको खुद से पढ़ना होगा। लेकिन चीज़ें क्या हैं, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो केस लॉज हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। केस लॉज जो हमारे पास जो इसमें इलस्ट्रेशन हैं उसे भी आपको देखना पड़ेगा कि अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें कोई कमिश्नर के पोस्ट पर है तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसमें हमारा दिया गया है 3 एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जो आपका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, persons falling under any of the above descriptions are public servant
वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। तो 1 से लेकर के 12 तक जो चीज़ें दी गई थी उसमें कोई भी व्यक्ति यदि आ रहा है, उसके एम्बिट में आ रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो या नहीं अपॉइंट हो। अब जैसे अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है तो गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी खुद की एक बॉडी है, वो अपॉइंट करती है, लेकिन वो किसी एम्बिट में आ जाती है तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर आपका एक्सप्लेनेशन सेकेंड है, कह रहा है कि वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his rights to hold that situation। तो जहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे 1 से लेकर के 12 तक की कैटेगरी है उसमें वो आ रहा है, वो कोई पब्लिक सर्वेंट का पोस्ट जो है अक्वायर किए हुए है, पजेस्ट किए हुए है, और उसने उस पोस्ट के फर्दरेंस में कोई कार्य किया है, तो उसका कार्य द एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा, वो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा, भले ही उसमें उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो, टर्म्स कंडीशन कोई डिफेक्ट हो, वो बात की बात है, बट वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और वो जो है गवर्नमेंट का ही एजेंट माना जाएगा। तो सिविल मामले में भी वहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी लागू हो जाएगी और क्रिमिनल मामले में वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। उसके अगेंस्ट में जब भी आप केस करेंगे आपको CRPC 197 के तहत जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड हमारा है एक्सप्लेनेशन थर्ड, तो द वर्ड इलेक्शन denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal और अदर। तो यानी कि जब हम पढ़ेंगे 1 से 12 तक में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि इलेक्शन में लगे हुए लोगों को पब्लिक सर्वेंट माना गया है, तो ये उसी के बारे में है। तो कौन कौन से इलेक्शन है वो सब बता रहा है, MP MLA का होगा, म्यूनिसिपल का होगा, अदर पब्लिक अथॉरिटी का जो है होगा, तो किसी का भी इलेक्शन होगा तो उसमें कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसके बाद कुछ केस लॉज हैं, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। SS धनोवा वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली एंड अदर्स जो है यहाँ पर जो है 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या मैटर था कि सर्विसेज ऑफ एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लोन टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो एक पर्सन था जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी सेवाएं जो है, सर्विसेज जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दी गई। अब क्वेश्चन ये हुआ कि वेदर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197 CRPC इज नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? यदि वो पब्लिक सर्वेंट होगा तो उसके खिलाफ कोई भी करप्शन का केस प्रारंभ करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हुआ है तो बिना परमिशन के भी उसके अगेंस्ट में आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यही मैटर था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट ऑफिसर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द क्लॉज 12 ऑफ द सेक्शन 21 IPC। तो वहाँ पर कोर्ट ने उसे कहा कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो चेयरमैन होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। तो एक दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन क्या पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। पब्लिक सर्वेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट में आ गया है तो उसके खिलाफ कोई भी अपराध लगाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी 197 CRPC के तहत। जब गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तभी उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस है RS नायक वर्सेस AR अंतुले। आपका ये केस है 1984 का। इसमें क्वेश्चन ये था कि वेदर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। तो MLA पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? कोर्ट ने कहा कि नहीं है, MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नेक्स्ट केस है राम अवतार शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2002 का है। इसमें केस था कि वेदर अमीन हु इज इन्वॉल्व इन सर्वे कम चकबंदी ऑपरेशन इज पब्लिक सर्वेंट और नॉट। कोर्ट ने कहा कि यस, यदि चकबंदी में कोई व्यक्ति है, सर्वे का काम कर रहा है, तो निश्चित है कि वो जो आपका चकबंदी अथॉरिटीज होगा उसके परमिशन से कार्य कर रहा है
और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। उसके बाद जो है रमेश बालकृष्ण कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1985 का केस है। इसमें जो चीज़ें थी इसमें पब्लिक सर्वेंट के एसेंशियल बताए गए हैं कि पब्लिक सर्वेंट शुड बी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड ही मस्ट बी सैलरीड गेटिंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एंड ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी अंडर द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें इतनी बताई गई, इतनी किसी में दिख रही है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब तो पब्लिक सर्वेंट है, अदर नहीं है। इसलिए एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, म्यूनिसिपल काउंसिलर भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट केस जो है मनीष त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 का केस है। पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन दी आईपीसी है, दिस इज नॉट आईपीएस, आईपीसी सेक्शन 21 एंड दी प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट इज डिफरेंट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी जो है वहाँ पे डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट को, तो उसकी थोड़े से उसमें अलग मीनिंग है और यहाँ आईपीसी में जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं उसकी अलग मीनिंग है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो बहुत ब्रॉड सेंस में हैं, वो करप्शन को समाप्त करने के प्रोविजन से की गई हैं। यहाँ पर जो आईपीसी में डिफाइन की गई हैं दिस इज ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो है इन द ड्यू कोर्स ऑफ देयर ऑफिस कोई काम करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, उनके संरक्षण के लिए चीज़ें दी गई हैं ताकि 197 सीआरपीसी में अप्रूवल लेने के बाद ही उनके खिलाफ कोई केस चलेगा। और जो वहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है, तो वहाँ पे जो करप्शन करता है वो उसके अगेंस्ट में है, तो वो उनके अगेंस्ट में है, उनके फेवर में नहीं है। आईपीसी 21 उनके फेवर में है। आगे बढ़ते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट, दिस इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये 2008 का है। इसमें कहा गया गवर्नमेंट कंपनी आपकी पब्लिक सर्वेंट नहीं है बट उसके एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट हैं। इसको केस को याद रखना है आप लोग जो है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो इन्विजिलेटर हैं एग्जाम में ड्यूटी देते हैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एक व्यक्ति है रिटायर हो गया है, बाद में उसको रीअपॉइंट किया गया है तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एम्प्लॉय ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक पब्लिक सर्वेंट हैं। सर्वेयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसके बाद अब आती है बात मूवेबल प्रॉपर्टी की। बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब है कि पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी जो है मूव होनी चाहिए जैसा कि इसके टर्म्स में लिखा हुआ है। और दूसरा है कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई शेप हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो जब तक कि उसकी हम उसको देख नहीं सकते जो है तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो उसको हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और वो ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, वो दोनों जब उसमें रहेंगे इंग्रेडिएंट तब वो कही जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या चीज़ें नहीं आती हैं, लैंड नहीं है इसमें, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ नहीं है एंड परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू दी अर्थ, वो भी इस प्रॉपर्टी के तहत 22 में नहीं आएगी। तो लैंड तो आएगी नहीं, लैंड से कुछ अटैच है तो वो नहीं आएगी, और परमानेंटली कुछ चीज़ें अगर अटैच हैं तो वो भी नहीं आएंगी। जैसे हमारा मकान बना हुआ है वो ज़मीन से परमानेंट अटैच है, उसी मकान में कोई विंडो भी लग गई है परमानेंटली तो विंडो भी हमारी जो है न मानी जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वो प्रॉपर्टी अब आसानी से मूव नहीं हो सकती जो है, तो इसलिए 22 में नहीं आएगी। तो क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ ऐसे ऑफेंस हमारे पास हैं दिस इज ओनली अगेंस्ट दी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसे अब 378 थेफ्ट हमारा है, थेफ्ट भी जो है केवल ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो सकता है, तो इसलिए हमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना।
23 में रॉन्गफुल गेन की बात करता है, तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस दो टर्म्स डिफाइन है यहाँ पर 23 में, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात करता है, तो रॉन्गफुल गेन इज द गेन बाई लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। तो रॉन्गफुल गेन इज द गेन बाई अनलॉफुल है, सॉरी वहाँ पे टर्म्स गलत लिखे हैं, तो बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है वो बी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से अब ले रहा है, तो वहाँ पर अब ए उसके लिए इंटाइटल नहीं है, तो उसे रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। तो ए जो है हु इज नॉट इंटाइटल टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ बीज but he has taken wrongfully, then we can say that A has gained wrongful. So this is the wrongful gain. उसके बाद जो है अगर हम देखें इसको जो है तोड़ें थोड़ा सा, तो that means wrongful gain is gain by unlawful means and the person who is gaining this is not legally entitled. इसके बाद जब हम आते हैं बात करते हैं wrongful loss की, तो wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. तो ए ने प्रॉपर्टी बी से ले लिया अनलॉफुल मीन्स के थ्रू, तो ए उस गेन के लिए इंटाइटल नहीं था और बी उसके लिए इंटाइटल था, बस यही अंतर है। रॉन्गफुल गेन में पाने वाले के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल लॉस में खोने वाले के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो जिसने जो लॉस कर रहा है असली लीगली इंटाइटल वही था और वो लेकिन वो लॉस कर रहा है, तो रॉन्गफुल लॉस तो उससे हुआ है। रॉन्गफुल गेन पाने वाले को हुआ है और रॉन्गफुल लॉस खोने वाले को हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लॉस बाई अनलॉफुल मीन, रॉन्गफुल लॉस क्या है, लॉस बाई अनलॉफुल मीन एंड द पर्सन हु इज लॉसिंग इट इज लीगली इंटाइटल। तो जो लॉस, जिसको लॉस हो रहा है असली लीगली इंटाइटल वही व्यक्ति था। ए ने बी के घर से कुछ चीज चुरा ली है, अब ए ने जो है इलीगल तरीके से उसको गेन कर लिया है और बी को इलीगल तरीके से लॉस हुआ है। ए उसके लिए इंटाइटल नहीं था उस प्रॉपर्टी के लिए और बी उसके लिए इंटाइटल था, यही अंतर है। तो एक को रॉन्गफुल गेन होगा, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस होगा। जिसको रॉन्गफुल गेन हो रहा है वो इंटाइटल नहीं था लीगली, जिसको लॉस हो रहा है वो लीगली इंटाइटल था। यह डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो अब पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्ड रॉन्गफुली। तो दोनों चीजें वहां पे बात करती हैं। किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से रिटेन किए हुए है, उसके लिए हकदार नहीं है वो, फिर भी रिटेन किए हुए है, तब वो कहा जाएगा कि गेनिंग रॉन्गफुली। अगर किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से प्राप्त कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, तब भी जो है वो रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली में आएगा। लॉसिंग रॉन्गफुली में अ पर्सन इज सेड टू लॉस रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी उसे दूर रखी गई है और साथ में उसे किसी प्रॉपर्टी से वंचित भी रखा गया है, गलत तरीके से डिप्राइव भी किया गया है। व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो लॉसिंग रॉन्गफुली माना जाएगा। अब आती है डिसऑनेस्टली की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली। कई ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी में इस टर्म्स का बहुत यूज किया गया है, इसलिए हमें इसे बहुत सावधानी से समझना होगा। तो हुएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that things dishonestly। तो यहाँ पर दो बातें हैं, दोनों में से कोई एक हो। एक व्यक्ति का जहाँ ये इंटेंशन है कि किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल गेन किया जाए, तो वहाँ पर डिसऑनेस्टली माना जाएगा। या उसका ये इंटेंशन है कि किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस किया जाए, तब भी उसका कार्य डिसऑनेस्टली माना जाएगा। यदि उसका दोनों आशय है, इंटेंशन है कि किसी को रॉन्गफुल गेन भी किया जाए, किसी को रॉन्गफुल लॉस भी किया जाए, तब भी जो है डिसऑनेस्टली माना जाएगा। दोनों इंग्रेडिएंट को एक साथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, डिसऑनेस्टली केवल एक के भी प्रेजेंट से हो जाएगा।
हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में जहाँ प्रॉपर्टी स्टील की जाती है वहाँ पे क्या होता है कि एक को रॉन्गफुल गेन दूसरे को रॉन्गफुल लॉस होता है, तो वहाँ पे डिसऑनेस्टली माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिसचिफ की, वहाँ पे रॉन्गफुल गेन किसी को नहीं होता है, रॉन्गफुल लॉस ही होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है, तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसे रॉन्गफुल लॉस होता है, तो वहाँ पे डिसऑनेस्टली तब भी माना जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आया है फ्रॉडुलेंटली। तो अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विच इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो जहां पर डिफ्रॉड करने का उसका इंटेंशन है तभी वो कहा जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंटली काम किया है, अदरवाइज नहीं माना जाए। इसका मतलब है कि डिफ्रॉड मतलब क्या है, चीटिंग की बात आती है। जब तक उसकी चीटिंग का उसका इंटेंशन नहीं है उसे फ्रॉडुलेंटली आप नहीं मान सकते। तो यहाँ पे 415 जो सेक्शन है आईपीसी का, उसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे जब कुछ न कुछ मिलेंगे तभी हम कहेंगे कि उसने फ्रॉडुलेंटली कोई कार्य किया है, अदरवाइज नहीं किया है। तो उसका इंटेंशन है कि हम किसी को डिफ्रॉड करें, तभी जो है वो फ्रॉडुलेंटली उसका इंटेंशन माना जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रीजन टू बिलीव। बात करते हैं रीजन टू बिलीव का। तो पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यदि उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि समथिंग इज हैपन, समथिंग इज इन एग्जिस्टेंस, तब कहा जाएगा कि उसके पास रीजन टू बिलीव है। अब सपोज दैट हम बात करते हैं एडल्ट्री की। एडल्ट्री में यदि एनी पर्सन नोज दैट शी इज द मैरिड वाइफ एंड कमिट द कोहैबिटेशन विथ हर, तब वहाँ पर एडल्ट्री के लिए दोषी होगा। बट यदि वो नहीं जानता है उसके बाद भी करता है कोहैबिटेशन, तब वो कभी भी दोषी नहीं होगा एडल्ट्री के लिए। लेकिन बट ही इज हैविंग द रीजन टू बिलीव दैट शी इज द मैरिड लेडी और उसके बाद भी करता है कोहैबिटेशन, तब भी वो दोषी हो जाएगा। अब उसने सिंदूर पहन रखा था, मंगलसूत्र पहन रखे थे, तो उसके पास रीजन था बिलीव करने का कि हाँ दिस इज द मैरिड, शी इज द मैरिड लेडी, उसके बाद करता है कोहैबिटेशन, तो दोषी होगा एडल्ट्री के लिए। या अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति आपके पास आता है, एक महंगी मोबाइल आईफोन आपको बेच रहा है, कह रहा है केवल 10,000 में ले लीजिए, तो अब मार्केट वैल्यू से बहुत कम दाम में एक कीमती सामान जो है आपको बेच रहा है, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग द रीजन टू बिलीव दैट दिस इज द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब आप परचेज करते हैं तो आप दोषी होंगे परचेज करने के। तो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के कि कब रीजन टू बिलीव माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। इसको हम जब पढ़ेंगे 378 तब हम बहुत ज़्यादा और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि यदि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसके वाइफ के या उसके क्लर्क के या उसके सर्वेंट के पोजेशन में है तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अभी भी उसी पर्सन के पोजेशन में है, न कि वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। क्योंकि वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट कोई भी प्रॉपर्टी अपने लिए पोजीशन में रखते हैं, जो उनका मालिक होता है, जो उनका हस्बैंड होता है, वो उनके लिए पोजीशन में रखी जाती है, जब तक कि वाइफ के लिए जो है वो स्त्री धन न हो, और जो क्लर्क है या सर्वेंट है तो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी न हो। अदरवाइज यदि इन द कोर्स ऑफ द ऑफिस, इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यदि वो कोई प्रॉपर्टी रखते हैं पोजीशन में तो प्रॉपर्टी उसके ऑनर की ही मानी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और कहा गया कि भले ही वो एम्प्लॉयड टेम्पोरली हो या परमानेंट हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो है उनके मालिक की ही मानी जाएगी। काउंटरफीट की बात की गई है यहाँ पर। द पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसिप्शन और नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिसाइज। तो चीज़ें हैं कि यदि एक चीज़ को जो है, किसी एक भी चीज़ को आप दूसरे चीज़ के समान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका इंटेंशन भी है कि हम ऐसा करेंगे और जो है उसी के द्वारा जो है किसी को डिसीव किया जाए, किसी को जो है भ्रम में डाला जाए, छल किया जाए, उसके साथ धोखा किया जाए, और उसके बाद जो है और बनाते इसीलिए कि ऐसा इस युग में इसीलिए प्रयोग होगा वो, तो आप काउंटरफीट कर रहे हैं, आप कूट रचना कर रहे हैं।
तो जहाँ पर कोई सिक्का बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इसको हम असली सिक्के की तरह चलाएंगे, क्वाइन की तरह चलाएंगे, जहाँ पर कोई नोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम जो है असली नोट की तरह चलाएंगे, तो वो जो है काउंटरफीट के तहत आ जाएगा। तो आपका इंटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ बनाना जो है, वो फिर जैसा बनाना जो है, वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका इंटेंशन क्या होगा कि इससे हम किसी को जो है डिसेप्शन कर सकते हैं, हम किसी को छल कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं किसी के साथ, जो है वे चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है आपको पता भी है कि ये जो है या फिर आपको पता है कि अगर मैंने बना दिया है तो निश्चित है कि वो किसी को जो है धोखा दे सकेगी, तब भी जो है आप दोषी होंगे। तो आपका इंटेंशन और आपका नॉलेज जो है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक भी आप प्रेजेंट है यहाँ पर, तब भी आप काउंटरफीट के लिए दोषी माने जाएंगे। तो या तो आपका इंटेंशन हो कि किसी को धोखा देंगे, या आप जानते हैं किसी को धोखा हो सकता है, तब भी दोनों के लिए आप दोषी होंगे। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो इमिटेशन है, जो नकल की गई है, वो दैट शुड नॉट बी एग्जैक्ट, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि जो है लोग धोखा खा सकें, बस इसका यही पैरामीटर है काउंटरफीट का। एकदम एग्जैक्ट होना आवश्यक नहीं है, लोग धोखा खा सकें तब भी आप होगा कि आप काउंटरफीटिंग कर रहे हैं, काउंटरफीट के दोषी हैं। अब जैसे फेयर एंड लवली बनी है, सेम लोगो आपने बना रखा है, बट आपने डाल दिया हेयर एंड लवली, तो झटके से सब उसको फेयर लवली पढ़ेंगे। जैसे इलाहाबाद को इलाहादाब या इलाहादाब को इलाहाबाद लोग पढ़ लेते हैं झटके से। तो दिस इज ऑल्सो हैविंग द इंटेंशन टू काउंटरफीट समथिंग, टू डिसीव टू अदर पर्सन, तो काउंटरफीट में आ जाएगा। जितने भी ये मार्केट में प्रोडक्ट नकली वाले मिल रहे हैं, बहुत हल्का सा माइन्यूट अंदर होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो इमिटेशन है वो एकदम एग्जैक्ट हो, ये आवश्यक नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर भी रहेगा तब भी चलेगा, बट जो क्राइटेरिया है कि क्या लोग उसे धोखा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात आती है प्रिजम्पशन क्लॉज, यहाँ पर दिया गया है प्रिजम्पशन टू डिसेप्शन। टू में कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड द रिसेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाई। तो अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, तब कोड प्रिज्यूम कर लेगा। यदि आपने कोई एक चीज़ बना दी है दूसरे चीज़ के जैसी जो है, और उसको देख लगता है कि हम लोग धोखा खा लेंगे, तब कोड प्रिज्यूम कर लेगा कि आपका इंटेंशन या आपका नॉलेज जरूर रहा होगा वहाँ पर। जब तक कि आप प्रूफ नहीं कर लेते कि नहीं आपके पास ऐसा इंटेंशन या नॉलेज नहीं था, आप किसी और पर्पज से इसको बना रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 29 में डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट को कहा गया है कि द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance by mean of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज माइंड में ध्यान दो कि डॉक्यूमेंट का मतलब आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपका या तो इंटेंशन हो कि इसे हम एज एविडेंस प्रूफ कर सकें, या आपका ये या वो ऐसा है कि उसे एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। यदि वो दोनों में से किसी कैटेगरी में आ रहा है, तब जो है वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो या तो उस पर कुछ चीज़ें आपने एक्सप्रेस कर रखी हैं, या किसी फैक्ट को आपने डिस्क्राइब कर रखा हो, किस माध्यम से, किसी तरीके से, पेन से, पेंसिल से, या पत्थर से, स्याही से, दुधिया से, किसी चीज़ से जो है आपने कर रखा हो। तो चाहे आपने कोई लेटर लिखा हो, किसी भी आपका कोई भी स्क्रिप्ट हो, देवनागरी हो, रोमन हो, कोई भी स्क्रिप्ट आपका हो, या आपने कुछ फिगर बना रखे हो, किसी का डायग्राम बना रखा है, किसी का पिक्चर बना रखा है, या कुछ आपने मार्क्स किए हैं, गुणा का मार्क्स, निगेटिव मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स जो भी किए हों, या इन सब का सभी का या किसी दो का आपने यूज किया हो, तब भी जो है वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है कि रिटेन में तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस्ड होगा या डिस्क्राइब होगा अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कि वो पेपर पे ही लिखा हो। यदि कहीं दीवार पे भी आपने लिखा है कुछ चीज़ें जो हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। किसी किनारे पर कोई चीज़ है, पोल है, कुछ है, वहाँ पे आपने लिख रखा है, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोई कैलेंडर आपके पास है, आप रोज दूध लेते हैं, रोज टिक करते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ दैट from which day you have started to taking milk,
या किस डे में आपने गैप कर लिया है नहीं लिया है, तो उस अकाउंट पर्पज से जो है वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो जहाँ पर वो एज ए एविडेंस यूज हो सकता है या आप उसका उसी पर्पज से आप उसको मेंशन कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन, इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो क्लियर वही है कि आपने कौन से चीज़ें यूज़ की हैं लिखने में और किस पर आप लिख रहे हैं और कौन से लेटर, कौन से फिगर, कौन से मार्क्स हैं, ये इमेटेरियल है। यदि वो मीनिंगफुल है, चीज़ों को एज एविडेंस प्रूफ हो सकती हैं, सबमिट हो सकता है, तो वो जो है आपके डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पे दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ना जो है। कहा गया कि राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। तो ए और बी जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन जो है कहीं लिख लिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ करने के लिए। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज डॉक्यूमेंट। A map or plan which is intended to be used or may be used as evidence is document. A writing containing direction or instruction is a document. तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के रूप में मानी गई है। उसके बाद हमारा है आपका एक्सप्लेनेशन सेकेंड है, वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन ऑफ लेटर्स फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाई मर्केंटाइल और अदर यूजेज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस by such letter, figure or marks within the meaning of this section along although the same may not be actually expressed। अब ये चीज़ें थोड़ी सी अलग है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जो हमारे मर्केंटाइल यूजेज हैं, मर्केंटाइल कस्टम है, बिजनेस कस्टम हैं, उस कस्टम में यदि कोई मार्क्स लिखा गया है और उस मार्क्स की मीनिंग जो है या उस वर्ड्स की मीनिंग उसमें कुछ अलग है, तो ये माना जाएगा कि वो मीनिंग भी वहाँ पे लिखी गई है, भले ही आपने वो टर्म्स वहाँ पे यूज़ नहीं किए गए हैं। जैसे अब एग्जांपल यहाँ पे है कि आप जैसे आप इंडोर्स करते हैं, इंडोर्समेंट आप जानते हैं, इंडोर्समेंट का मतलब है कि एक पर्सन जो है प्रॉमिस करता है कि जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उतना पे करना है। तो हमने एक जो है अपने बिल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या हमने एक चेक जो है इशू कर दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया है और हमने बी के नाम से इशू किया है और पाछे हमने इंडोर्स कर दिया है, यानी अपनी साइन कर दी है बैक पे, उसके बैक पे अपनी साइन कर देना जो है इंडोर्समेंट कहलाता है। हमने साइन कर दिया अपना नाम का, तो ये क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि मैं ए अपने बैंकर को ये कहता हूँ कि इसमें पैसे जो है पेई को दे दो आप। भले ही हमने वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेकिन हमारा इंडोर्स करने का मतलब ही है कि हमने वो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि यदि कुछ सिंबल है, कुछ मार्क्स है, कुछ टर्म्स हैं और उस मर्केंटाइल यूजेज में, कस्टम में उसके अलग कुछ अलग स्पेशल मीनिंग है, तो ये माना जाएगा कि वो टर्म्स भी वहाँ पे इंक्लूड है, भले ही यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder and the endorsement is a document and must be construed in the same manner as if the word paid to the holder or word to that effect had been written over the signature। तो केवल साइन करने का मतलब है कि उसमें चीज़ें कुछ इनहेरेंट हो गई हैं कि पे टू द होल्डर अपने आप में उसमें जो है माना जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आगे जो है और इस प्रोविज़न को ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।